नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। जब कोई दल विकास, रोजगार, धन बल से सत्ता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता तो धर्म का इस्तेमाल करता है। कोई हिंदू का हाथ पकड़कर सत्ता की सड़क पर चलने की कोशिश करता है तो कोई मुस्लिम की पीठ पर चढ़कर सत्ता का स्वाद चखने की। अगर इनसे भी कामयाबी नहीं मिलती तो सियासी बाजीगर आंकड़ों की बाजीगरी से राह आसान बनाने में जुट जाते हैं। 70 साल के सफर में मुसलमान सियासी अदाकारों की चाल का शिकार होता रहा है। एक बार फिर दिल्ली की सत्ता के लिए महाभारत हो रहा है। ऐसे में मुसलमानों के मन में क्या है, न्यूज़ 18 ने टटोलने की कोशिश की। देखिए, समझिए मुस्लिम मन की बात। जिनके पिता जुबान नहीं खोल रहे, इस लब जिहाद में आतंकवादी का पूरा पूरा हाथ। कभी भारत माता की जय पर जंग, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के तो कभी राष्ट्रवाद पर रण। दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं की। जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। इतना बड़ा संदेश है। ये वो मुद्दे हैं जिनकी मियाद में समय समय पर मुसलमानों के ईमान पर प्रश्नों का प्रहार होता रहा है। मगर राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध की रेखा के बीच खड़े कर दिए गए मुस्लिम समाज के नुमाइंदे आज न सिर्फ हाशिए पर हैं बल्कि राजनीतिक दलों के हाथों खेलने को मजबूर भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि स्वतंत्रता संग्राम में पानी की तरह खून बहाने वाले मुस्लिम समाज का बड़ा वर्ग आज क्यों हाशिए पर है? आखिर क्यों कभी भारत पर शासन करने वाले मुसलमान आज आजाद भारत में राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है? और हकीकत यह है कि अगर मुस्तनद और ऑथेंटिक तारीख़ देखी जाए तो 1925 तक मुसलमानों ने आज़ादी के मैदान में, आज़ादी की जंग में जितना अपना खून बहाया है उतना दूसरों ने पसीना भी नहीं बहाया। हमारे बुज़ुर्गों ने ये क़ुरबानियाँ किसी और वजह से नहीं दी थी, इस वजह से दी थी कि हमारे बुज़ुर्गों से को अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत थी। 70 साल की आज़ादी के सफ़र में मुसलमानों ने उतार चढ़ाव के कई दौर देखे, मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, चुनौतियों से लड़े। बावजूद इसके इनकी आंखों में बेहतर जिंदगी जीने की लौ हमेशा जलती रही। भले ही आज इस समुदाय के चेहरे पर अशांति फैलाने का एक टैग चस्पा कर दिया गया हो, लेकिन सच ये भी है कि अमन से भरी सांसों के सपने हमेशा ये समाज सजाता रहा है। इंसान चाहता है कि जब वो मुल्क में रहे तो अमन और चैन के साथ रहे, ताकि समाज में अमन और शांति रहे, उसके बच्चे ठीक से रहें, उसका परिवार सुख के साथ रहे, शांति के साथ रहे। आजादी के बाद देश के आंगन में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए। मिसाइल, सैटेलाइट से लेकर परमाणु शक्ति से देश संपन्न हुआ। मगर 70 साल की विकास गाथा उस वक्त विचार गाथा में तब्दील हो गई जब साल 2006 में मुस्लिम समाज से जुड़ी सच्चर समिति की एक रिपोर्ट सामने आई। 2004 में जब कांग्रेस की हुकूमत आई और काफ़ी लंबे अरसे के बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी, तो उस वक्त कांग्रेस ने ये गुजारिश की थी कि भाई मुसलमानों का जो हालात हैं, मुसलमानों की जो स्थिति है मुल्क के अंदर, उसको एक जायज़ा लेकर उसकी सही रिपोर्ट सरकार तक पेश की जाए ताकि मुसलमानों की स्थिति में सुधार की कोशिश की जाए। तो उस वक्त में जो हमारे राजेंद्र सिंह साहब थे उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने एक सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर साहब ने पूरी कमेटी एक स्थगित की। मनमोहन सरकार में आई सच्चर समिति की रिपोर्ट में बताया गया, जब स्वतंत्र भारत में अधिकांश वर्ग विकास की ऊंची ऊंची इमारतें छू रहे थे, तब मुस्लिम समाज गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और अशिक्षा की कब्र में धंसता जा रहा था। आम मुसलमानों का तमाम सियासी पार्टियों से यही मुतालबा है कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान आपका साथ दे तो उसके लिए लाजमी और ज़रूरी है
कि मुसलमानों को हर सियासी पार्टी कम से कम 20 से 25% टिकट देने को यकीनी बनाए। आजादी के लंबे अरसे बाद भी अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी की गुफा में कैद रहने वाले मुसलमानों की इस बदहाली के पीछे सियासी दल कांग्रेस पार्टी पर आरोप पड़ते रहे हैं। आंकड़ों के जरिए देश के मुसलमानों के राजनीतिक महत्व को समझे उससे पहले भारतीय समाज में मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक दशा क्या है ये जान लेते हैं। आबादी के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक देश में 17 से 18 करोड़ मुस्लिम हैं, यानी आबादी में करीब 15% हिस्सेदारी है। देश में हिंदू धर्म के बाद दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है। आंकड़ों में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाली कौम किस तरह राजनीतिक और आर्थिक अनदेखी का शिकार हुई, उसको दरअसल यूं समझिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का हर चौथा भिखारी मुसलमान है। भिखारियों की आबादी में इस कौम की 24.9% हिस्सेदारी है। आर्थिक हिस्सेदारी में हताश मुसलमान के हालात शहर और गांव दोनों जगह एक जैसे हैं। मसलन एक रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर में आम मुसलमान सिर्फ 32 रुपये 70 पैसे ही खर्च करता है, जबकि सिख और हिंदू का खर्च इससे कहीं ज्यादा है। सिख औसतन 55 रुपये 30 पैसे और हिंदू 37 रुपये 5 पैसे प्रतिदिन खर्च करते हैं, यानी जिसकी जितनी कमाए उसी हिसाब से खर्च। कोई थिंक नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई शिक्षा में रोजगार उनके पास कोई सलाहियत नहीं है, ना मुसलमानों को कोई बताने वाला। ऐसी कोई एनजीओज है, ऐसी कोई संस्था है जो मुसलमानों को बताए कि तुम इस फील्ड में उतरो, इस फील्ड में तुम्हें आगे बढ़ोगे, इसमें तरक्की मिलेगी। कोई उनको बताने वाला नहीं है। एक कसमापुरसी की और एक यतीमाना जिंदगी गुजार रहा है मुसलमान, जिसका अंजाम आपके सामने है। आंकड़ों में इस अंधकार के पीछे एक सच ये भी है कि सियासी दलों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की खदान से ज्यादा कुछ नहीं समझा। तभी 71 साल में मुस्लिमों के वोट से 16 प्रधानमंत्री बने, मगर इन चेहरों में कोई भी मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं दिया। ये बात तब और चुभती है जब पता चला कि संसद में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी का एक भी सांसद अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक नहीं रखता। सियासी पार्टियां मुसलमानों को टिकट देने से भी बड़ी हद तक कतरा रही हैं। मेरा और आम मुसलमानों का तमाम सियासी पार्टियों से यही मुतालबा है कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान आपका साथ दे, तो उसके लिए लाजमी और ज़रूरी है कि मुसलमानों को हर सियासी पार्टी कम से कम 20 से 25% टिकट देने को यकीनी बनाए। मुस्लिमों के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले सियासी दलों पर सरकार बनने के बाद इस समाज की सबसे ज्यादा अनदेखी करने का आरोप लगता रहा है। ये आरोप तब और मजबूत हो जाता है जब सरकारी आंकड़े ही इन आरोपों की आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि यूपीए सरकार ने 2007 से 2012 के बीच करीब 6,827 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक मंत्रालय को आवंटित करने का दावा किया था। मगर 2012 में आई सोशल डेवलपमेंट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राज्य सरकारों ने केंद्र से मिली राशि का 50% भी खर्च नहीं किया। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्य प्रमुख थे। ये तो बानगी भर है कि कैसे अल्पसंख्यकों के वोट से सरकार बनाने वाले सियासी दल इस समाज के साथ छलावा करते हैं। इससे भी पता चलता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने साल 2008-2009 में 33 करोड़ 63 लाख रुपए, साल 2009-10 में 31 करोड़ 50 लाख और साल 2010-11 में 587 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए केंद्र सरकार को वापस लौटा दिए क्योंकि मंत्रालय इन पैसों को खर्च नहीं कर पाया। मतलब सिस्टम में बैठे सरकारी हुक्मरानों को देश में कोई भी ऐसा मुस्लिम गरीब नहीं दिखा जिसके जीवन सुधार पर करोड़ों की सरकारी राशि खर्च की जा सके। अब ये नौजवान इस बात पे मजबूर हो गया सोचने के लिए कि सारी राजनीतिक पार्टी मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है, ये पान की तरह चबाती है मुसलमानों को और थूक देती है। देश के ज्यादातर मुसलमान भले ही आर्थिक मोर्चे पर मात खा रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत का माता रखता है। इसलिए एक बार फिर चुनावी मौसम में मुस्लिमों को साधने के समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज में अपनी चुनावी दाल गलाने के लिए सियासी दलों ने गुणा भाग शुरू कर दिया है। मुसलमानों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि कौन आ रहा है,
और किसको टिकट मिल रहा है, किसका टिकट कट रहा है। मुसलमान सिर्फ ये चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर उसकी जान की और माल की हिफाजत रहे, उसको इज्जत मिले और उसको यहाँ का जो संविधान है, कानून है, उसकी रोशनी में इंसाफ मिले। इसको देने के लिए जो भी सामने आएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उसके साथ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। देश की राजनीतिक किताब का एक अध्याय ये भी है कि बिना मुस्लिम वोटों के दिल्ली की गद्दी पर बैठना मुश्किल है, और अगर मसला उत्तर प्रदेश का हो तो बिना मुस्लिम सहारे सत्ता पर बैठना संभव नहीं, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की संख्या करीब 3 करोड़ 84 लाख है, यानी प्रदेश की कुल आबादी का 19-20%, जिसमें रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, बरेली, संभल, बदायूं, मऊ, बलरामपुर, बहराइच, आजमगढ़ और बाराबंकी में मुस्लिम निर्णायक हैं। मुस्लिम निर्णायक सीटों पर हमेशा सियासी दलों की नजर रही है। इन जिलों में मुस्लिम आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें तो रायपुर में 50.57%, मुरादाबाद में 47.12%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर में 42%, अमरोहा में 40%, बलरामपुर में 37% मुस्लिम हैं। राजनीतिक दलों के हाथ अगर इतने बड़े वोट बैंक का दामन आ जाए तो दिल्ली पहुंचना आसान हो जाता है। इसमें अगर महिला वोटर्स का साथ मिल जाए तो ये सियासी दलों के लिए सोने पर सुहागा के समान है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, मुस्लिम महिलाओं से रोज जानेंगे। आपसे आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर अतिया इमरान। अभी 18 तारीख में चुनाव है बुलंदशहर में, दूसरे चरण में, तो किस तरह का आपको सांसद चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? मैं बस ये चाहूँगी कि हम महिला जब भी घर से बाहर जाएं तो हम अपने आप को महफूज फील करें। हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम चाहिए स्कूल का, और यहाँ पे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर जितनी भी सेवाएं हैं, उनके अंदर जितनी भी कमियां हैं वो सारी दूर हो जाएं। मुस्लिम कौम को धर्म के करीबी माना गया है। मजहबी मुद्दों पर ये समुदाय हमेशा मुखर रहा है, मगर बदले दौर में मुस्लिम वोटर अब सोच समझकर अपना राजनीतिक नुमाइंदा चुनते हैं। आपको किस तरह का सांसद चाहिए? जो डेवलपमेंट की और बढ़े, और स्पेशली जब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने जैसे LPG हर घर में पहुंचवाया है और इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल से रूरल एरिया में तक पहुंचवाई है, तो उस टाइप का। कहा जाता है कि आजादी के बाद से मुसलमान सियासी दलों के मन माफिक चला है, मगर अब ये समाज अपनी जरूरतों के हिसाब से जनप्रतिनिधि को चुनता है। तो आप किस तरह का विकास कार्य चाहती हैं या कैसी सरकार चाहती हैं? यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ कामयाबी हासिल करें, जो आगे वाले वक्त के लिए हमारे बच्चे कुछ कामयाबी मिल जाए उन्हें पढ़ लिख के। हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारे आने वाले समय के लिए हमारे बच्चे अच्छी नॉलेज पा सकें। चुनाव में राजनीतिक दलों के अलावा मुस्लिम धर्म गुरुओं की दखल ने भी इस समाज को कमजोर किया है। कई दफा तो किसी खास पार्टी को वोट करने के लिए फतवा जारी किया जाता है, जिस कारण समाज की महिलाएं मजबूर होकर वोट देती हैं। लेकिन बुलंदशहर की महिलाओं को सुनकर लगता है कि हालात पहले से बेहतर हैं। तो आप सुरक्षित महसूस करती हैं अपना? जी हाँ, हम सुरक्षित हैं, लेकिन आगे के लिए और अच्छी सुरक्षित चाहते हैं हम अपने। तो जैसे कि आपने सुना, साफ तौर पे कहना है मुस्लिम महिलाओं को अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, और वो आइंदा भी यही चाहती हैं कि जो सरकार आए, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार आए या कोई भी सरकार आए, उनको सुरक्षित रहें और जिस तरह से देश का विकास हुआ है आगे भी होता रहे। बहरहाल एक समय में कांग्रेस के साथ रहने वाला मुस्लिम आज कई पार्टियों के लिए प्रमुखता की रेस में पहले नंबर पर है। लेकिन इन सब से दूर अच्छी बात यह है कि भारत में न तो ये समाज किसी कट्टरवादी सोच से संबंध रखता है और न ही किसी आतंकी रास्ते पर है। देश के कानून पर इस कौम को पूरा भरोसा है, मगर तलाश है तो उस रास्ते की जिस पर चलकर शिक्षा और आर्थिक रूप से ये मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना लोकसभा क्षेत्र मुस्लिम प्रभाव वाला है। यहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। ऐसे में यहाँ का आम मुसलमान सियासी दलों को लेकर क्या सोचता है, ये रिपोर्ट भी देखिए। कैराना लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कैराना में करीब 6 लाख मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिमों का मन क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम शहर में निकली है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मन है, इस बार लोकसभा का चुनाव है, क्या मन है जनता का, क्या किस तरह से देखते हैं आप चुनाव? जनता का मन ये है कि बीजेपी को हराओ, और ख़ास तौर से मुस्लिमों का मन और गठबंधन के लोगों का मन, लोक दल वालों का, बसपा वालों का, जाट भाइयों का, हरिजन का, मुस्लिम का, ये गठजोड़ है। प्यार की नींव है, इसे लोगों ने रखी है और यहाँ से बहुत भारी मतों से तबस्सुम हसन की जीत होगी। कैराना लोकसभा सीट पर तकरीबन 6 लाख मुस्लिम वोटर हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप राजनीति, क्या महत्व है मुस्लिमों का यहाँ इस सीट पर? मुस्लिमों का यहाँ पर जो राजनीति है वो एक बड़ी पैमाने पर रही। यहाँ कभी शफकत जंग होते थे कांदले से सांसद, फिर उनके बाद अख्तर हसन हुए, फिर उनके बाद मनोवर हसन हुए, फिर तबस्सुम हसन हुई। तो यहाँ पहले गयूर अली खां भी थे जलालाबाद से। तो यहाँ एक मुस्लिमों की राजनीति बड़ी मजबूत, बड़ी पैमाने पे है और मुस्लिम वोट उधर ही जाते हैं जिधर मुस्लिम लीडर होता है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। चाचा जी, आप बताइए किस तरह से देखते हैं आप कैराना की राजनीति, क्या मन है मुस्लिम का, किस तरह रुझान रहेगा अब की बार? मुस्लिमों का मन तो बिल्कुल साफ है। जब यहाँ से अब तो गठबंधन है, गठबंधन भी ना हो अगर नल के निशान से कोई भी मुस्लिम लीडर लड़ता है 100 के 100% जीत होती है। कारण क्या है कि आप मुस्लिम लीडर को ही सपोर्ट करते हैं, या चाहे वो बीजेपी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो, ऐसी क्या विपदा है यहाँ शामिल? दो ही समाज के लोग ज़्यादा हैं, मुस्लिम और जाट। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो लीडर अपना भी जीत जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। बात करेंगे, और भी यहाँ हमारे साथ चाचा हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक मुतवल्ली। किस तरह से मानते हैं कैराना की राजनीति? कैराना में लोकसभा चुनाव है, क्या किस तरह की राजनीति आपको? ये यहाँ की राजनीति ऐसी है, इससे पहले और भी कई नेता आए, जाट नेता भी आए, मुस्लिम भी आए। यहाँ तो का जो है गठजोड़ बहुत मजबूत है, जाट और मुस्लिम। अब आगे मान लो हमारे भाई हरिजन, उनका भी बहुत बड़ा रोल लेता है। और ये तीनों जो गठबंधन है, समाजवादी का, लोकदल का, बसपा का, ये बड़ा अच्छा गठबंधन है और इसको वोट मिलेगा। मुस्लिम वोट का अलावा और वोट भी बहुत मिलेगा इसको, और ये जीतेंगे। क्या मन है, किस तरह से जो है आप सपोर्ट करेंगे, कि ऐसा क्या आप देखते हैं गठबंधन में? हम वर्करी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। मुस्लिम वोट का अलावा और वोट भी बहुत मिलेगा इसको, और ये जीतेंगे। क्या मन है, किस तरह से जो है आप सपोर्ट करेंगे, कि ऐसा क्या आप देखते हैं गठबंधन में? हम वर्करी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे 100 के 100%। कोई रास्ता नहीं किसी के वास्ते भी। बिल्कुल साफ तौर पर जो है यहाँ कैराना लोकसभा सीट पर जो है चुनाव होना है। नामांकन भी हुआ है। कांग्रेस पार्टी से हरिंदर मलिक और गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने यहाँ पर नामांकन किया है। बीजेपी ने प्रदीप चौधरी पर अपना कार्ड खेला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले इलेक्शन में किसके सरताज बंधेगा। शाहनवाज राणा, न्यूज़ 18 शामली। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।